अब मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी के अरोड़ा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। प्रोफेसर अरोड़ा जी। Thank you, Dr. Voss. Professor Tomio Mizakami, we are very happy to have you in this gathering. We are indeed pleased, and I'm sure that our student feel and college family feel blessed by your coming to this college. आपका जो हिंदी भाषा का अनुभव जो सीखना मेरे को पुराना एक याद आ रहा है। अनीता जी विल शेयर विद मी कि हमारे कुछ टीचर होते थे जो इंग्लिश सीख लिया जो ओरिजिनल उनकी भाषा नहीं थी। जब उनको गुस्सा आता था तो लोग कहते थे कि ये जो इंग्लिश है अब पंजाबी या हिंदी में बोलेंगे। तो दिस रिमाइंड्स मी व्हेन यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर एंड यू अडॉप्ट द लैंग्वेज, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ and how difficult further it is to maintain that originality. So thank you so much for having come all the way to bless our young students. India-Japan relationship is a very, very difficult issue. Difficult issue in the sense that there are not many takers. अब अगर बुरा ना माने, if go back to the historical and civilizational part of Japan's own development, किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी का आरंभ हुआ, टेक्नोलॉजी का जो शुरुआत हुई, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द चाइनीज़ ऑल्सो डिड द सेम थिंग. अगर आप चाइना और जापान की मीज़ी रेस्टोरेशन या वापस चले जाएँ 2000-3000 साल, आपको ऐसे अनीता विल बेयर मी आउट कि बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ थे, बहुत सारे जैसे कैसे कैसे उन्होंने वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया अपनी नीड्स के मुताबिक. ये हम लोग नहीं सीख पाए. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं which I can quote and give, but that's another important aspect we'll take on later in the seminar. Let's come back to Indo-Japanese relations. Something which is very very important and which should not forget that we have a very very long association with Japan historically, and we always continue to have a very very cordial relationship with Japan even today. But something which we need to learn, there are in fact many things, but something in this context which we have to learn is that the Japan always बहुत cautious policy follow करता है, चाहे वो economics में हो, चाहे वो politics में हो, चाहे वो technology में हो. लोग कहते हैं कि Japan is a technology very serious and great technology power. बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जापान जो टेक्नोलॉजी हमें बेचते हैं उसके 4 पहलू हैं. पहला पहलू टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग सोल्ड, जो टेक्नोलॉजी जो बेची जाती है. दूसरा टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑन द शेल्फ. अगर आप कभी जब मार्केट में जाते हैं या शोरूम्स में जाते हैं तो ऊपर लिखा होता है प्लीज़ डोंट टच इट. तो जापान हैज़ अनदर टेक्नोलॉजी विच इज़ डोंट टच इट, इट्स ऑन द शेल्फ, इट्स अवेलेबल. द थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी जो ना तो शेल्फ पे है ना ही बेची जा रही है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, जो किसी को देते नहीं है, उसको शेयर नहीं करते. दे आर वर्किंग ऑन इट. एंड द फोर्थ द टेक्नोलॉजी विच इज इन द मेकिंग. फॉर इंस्टांस नॉट टुडे जापान इन द जब आप सेकेंड शिफ्ट में आएंगे, आई एम वेरी श्योर दैट वी विल हैव समबडी फ्रॉम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग बात करेंगे नानो टेक्नोलॉजी की, वो जो बात करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर्स की, जो लोग बात करेंगे स्पेस नेविगेशन की, जो उल्टा बात करेंगे सिविल. ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जापान जितनी रिसर्च इसके ऊपर कर रहा है, इट इज़ अनपैरेलल्ड टू द वर्ल्ड. अभी उसमें है ही नहीं. ये दिस इज़ द सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ द जापान फ्रॉम वेयर जिस पे हमें सीखने की ज़रूरत है. थर्ड and very important is the education and the social sector. आपको मालूम होगा जापान longevity में नंबर 1 in the world. और पूछा जाए कि ये खाते क्या हैं, you'll be surprised. जो चीज़ें हमने 50 साल पहले छोड़ दी थी, मेरे को याद है जब तक हम जब गांव में होते लोग बोलते थे यार ये तो पशुओं को डालते हैं. This is their food and it has been proven medically. It has been proven medically the longevity. वो जो ये जो खाना है जो इनका, वो that is one single important factor which increases their longevity जो हमारा. And I'm sure that we need to learn. So जो सीख ये these are the things
which जिसमें तो समुंदर है सीखने के लिए. That's the second very important aspect. Third, मेरे को लगता है जिसके लिए जो हमें generations लग जाएंगी जापान से सीखने के लिए is the work culture. Discipline. Family as an institution. Family as an institution. Work culture. Discipline. Teamwork. Unimaginable. Unimaginable. I'll give you a very small instance. Professor Timo, you will be very happy. One of friends who went there in Japan in one of their labs, he worked over there. जब वो लैब में काम कर रहे थे तो उनको ये पता नहीं था. जैसे जब मेरे भी कमरे में ये आए तो मेरे को अंदाज़ नहीं था कि इनको हिंदी आती होगी. तो दो इंडियंस थे, वन वाज फ्रॉम फिजिक्स, अनदर वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. और वो दोनों और जो लैब थी वो जापानीज़ थी, तो वो सब लोग बाकी जापानी थे. जैसे बाकी बड़े से लैब होती है, लैब में उनके पास अपना और बंटा हुआ नहीं था. जैसे छोटे छोटे क्या बोलते हो आप, बैरिकेड्स लगा के आप कैबिन टाइप होते हैं, जो कि इनक्लोजर नहीं है, कैबिन्स है. आपस में बात कर रहे थे कि आज कुछ ये बाथरूम में स्मेल सी आ रही है. ये दोनों की बात हो रही है, दोनों के बीच में कैबिन है. दो जापानीज थे, वो सुन रहे थे. यू विल बी सरप्राइज्ड, वो बंदे ने बात इनकी सुनी विदाउट टेलिंग देम, पूछा भी नहीं कि उनकी क्या बात हुई, चुपके से गया. ही वेंट टू द वॉशरूम. बाहर जो लिखा होता है कि क्लोज फॉर ए वाइल, वो बोर्ड लगाया, दरवाज़ा बंद किया, साफ़ किया, वापस आ गया. उसके बाद जब दूसरा था तो वापस गया. और दोनों ही जापान के ऊपर थोड़ा काम भी करते हैं, दोनों ही रिसर्चर हैं, दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दोनों ही टीचर हैं. तो जब वापस आया तो उसने बोला यार सब साफ़ सुथरा था. तो उस समय तो बात इतनी की. व्हेन दे केम बैक होम, जब वापस आए, देन दे शेयर्ड कि हुआ क्या. तो हुआ ये कि जो उन दोनों की जो बात थी, जो वार्तालाप हिंदी में हुआ, जो उस जापानी ने सुना, ही वेंट बैक, दरवाज़ा बंद करके बाहर बोर्ड लगा के उसकी सफाई जितनी भी उनको लगी, जो थी नहीं नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल 5 स्टार, क्योंकि मेरे को लगता है उनसे साफ़ होगा वो, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको साफ़ किया और वापस आ गए. दैट इज़ द नेशनल स्पिरिट, दैट्स द नेशनल प्राइड. और हम लोगों का क्या है, हमारे बच्चे भी यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं, अरे तेरे बाप का क्या जाता है. दैट्स ए कॉमन लैंग्वेज. आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं लेकिन बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि समय ऐसा है. हम लोग अगर इंडियन जापान रिलेशनशिप की बात करेंगे तो कितनी बार हम टाइम पे होते हैं. मैं आज भी टाइम पे नहीं था. वेरी श्योर दैट कितनी बार हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, कितनी बार टाइम पे बात, जिस पर्पज के लिए हम क्या वो पूरा करते हैं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं. समबडी हैज़ टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ करप्शन ऑल्सो. वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक बार एलिगेशन लगता है, कोई दूर से लगाता, समबडी रिजाइंस, पर एलिगेशन ऐसे नहीं लगते हैं. So what I'm saying is this kind of discipline, this kind of work culture, this kind of family relationship, this kind of team spirit, this kind of feeling for the nation, this is something जो सीखने की बहुत सख्त ज़रूरत है यदि हमने कुछ बनना है और इंडो जापान रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है. नेक्स्ट, आई एम वेरी श्योर प्रोफेसर तिमो एंड अनीता जी, ये लोग तुम्हाको जी, ये लोग इंडो जापान रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और थैंक्स टू यू, प्लीज़ कीप इट अप. पर एट द सेम टाइम अभी भी इतना ट्रेडिशनली साउंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप होते हुए भी भारत से आज की तारीख में कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इज़ द शेयर ऑफ इंडियन ट्रेड vis-a-vis जापान? 1 और 2%. और जापान का जो बुद्धिज़्म है वो वाया कोरिया वहाँ पहुँचा था. और कब से? 1400 साल पहले. इतना ट्रेडिशनल, इतना कॉर्डियल रिलेशनशिप होते हुए भी देयर इज़ अ नीड टू, डॉक्टर सुरेश आप थोड़ा सा, मे बी देयर इज़ अ न्यू थिंग, आई वाज वर्किंग ऑन इट, समथिंग वेरी स्मॉल थिंग, एंड समबडी सेड दैट सर आपको मालूम नहीं, देयर इज़ अ थर्ड रूट ऑल्सो. I don't know what is the third route, but somebody said the third route has become very very important, but the work needs to be done. कि जो थर्ड रूट है उसके ऊपर कितना जापानीज़ ट्रेडिंग चल रहा है. तो ये जो कहने का मेरा भाव था वो ये था
कि यदि इंडिया जापान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, देखना है, तो जो ग्लोबलाइज्ड वेव के अंदर हम भी हैं, जापान भी है, जापान बहुत पहले आ गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंस में इंगेज नहीं कर सकता है अपने आप को, और अभी भी उसने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, अभी भी उसको वर्ल्ड लेवल पे चाइनीज से डर भी लगता है। डर इन टर्म्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस, डर इन टर्म्स के जो उनके दोनों टापू हैं उसकी भी बड़ी कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करता है। हमारी इंडियन नेवल एक्सरसाइज में जापान ने पार्टिसिपेट किया अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी फिर इन्वाइटेड है। तो दीज आर द इशूज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशूज दैट, बट हैविंग सेड सो, there is a very important future prospectus. What are those prospects? क्योंकि इंडिया और जापान का जो रिलेशनशिप है एक कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो उनके पास नहीं है वो कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है वो हम कहीं और से नहीं ले सकते। दैट इज़ द कैच जो इंडिया जापान रिलेशनशिप में है। फॉर इंस्टांस नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो जापान के पास नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी मार्केट है, जापान इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द 20% ऑफ द मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो ऑफ कोर्स जापान हैज़ इट्स ओन 80% ऑफ द मिडिल क्लास, पर दोनों का अंतर कितना है कि वो छोटे से शहर के बराबर है उनके जो 80% है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी कैन गिव यू द नेचुरल रिसोर्सेज, वी कैन गिव यू द मार्केट, वी कैन गिव यू द ह्यूमन रिसोर्सेज, वी कैन गिव यू द टेक्नोलॉजिकल बेस, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी चाहिए, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान में वो समुंदर के बराबर है। और उसमें खासियत है जापान कैन प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कैन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल टू सच एन एक्सटेंट, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें चाहिए, बेस्ट एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो। जो दिल्ली मेट्रो आप देख रहे हैं इतने सालों से, अभी 2-3 या कितने 2-3 साल हो गए होंगे मान लीजिए, आई एम वेरी श्योर दिस द वेल, इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकती। टोयोटा, सोनी, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। मारुति, ये जो मार्केट शेयर है जापान का, अभी भी इट्स वन ऑफ द लीडिंग इन द नंबर 1 इंडिया में मार्केट शेयर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि हम लोग म्यूचुअलिटी के ऊपर अपने आप को रख के बहुत आगे निकल सकते हैं। और ये थोड़ा सा कल्चर की तरफ आ जाए, आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो हमारी साउथ इंडियन मूवीज़ हैं दे आर वेरी पॉपुलर इन जापान। खासतौर पे जो रजनीकांत साहब हैं ये बड़े पॉपुलर हैं। सो इज़ द केस विद जापान, तकाशी साहब, अकीरो साहब, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडियन सिनेमाज ऑल्सो। सो आप बात इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की बात करें, आप ट्रेड की बात करें, आप कल्चर की बात करें, आप बुद्धिज़्म की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप कम्प्लीमेंटरिटी की बात करें, ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन वर्ल्ड पे कहीं और किसी कंट्री के साथ हो ही नहीं सकता। उसके साथ एक और नई चीज़ जुड़ गई कि जो जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, कि एशिया में है, दोनों ही हैं, और एक रिच है, एक लार्ज है। तो रिच एंड लार्ज वही बात है, जैसे किसी ने बोला कि इमेजिन ए सिचुएशन के हाथी ने उड़ना शुरू कर दिया, तो ये वही बिल्कुल बात है कि अगर रिचनेस, अगर एलिफेंट स्टार्ट फ्लाइंग, एंड एलिफेंट कैन फ्लाई ओनली इफ़ इट हैज़ दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिचनेस। जैसे आप कहते हैं ना कि लोग आपको हिप्नोटाइज करके पता चला कि हाथी उड़ा दिया। तो इंडिया जापान रिलेशनशिप इज़ ए रिलेशनशिप विच कैन हिप्नोटाइज द वर्ल्ड in many ways, and these are the ways these are the broad ideas which I had in my mind. I'm very sure that हम लोग जब जो एक्सपर्ट्स हैं जो जापान के ऊपर काम करते हैं और जिन्होंने काम पूरा किया है, किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, जापान को देखा है, फील्ड में देखा है, उनके काम को देखा है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे को लगता है ये अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट सीख होगी हम लोगों के पे। और अब अगर हम लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज कुछ 1-2-4 चीज़ें, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जब आप टीचर होते हैं आपके 2-4-5 स्टूडेंट भी अच्छे निकल जाएं तो बड़ी अच्छी बात, मन को बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर द प्राइसलेस एसेट्स। ऐसे ही यदि कोई हम लोग 2-4 चीज़ें सीख पाएँ तो आई एम वेरी श्योर दैट वुड बी ए सक्सेस ऑफ दिस सेमिनार। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम ऑल द वे टू ब्लेस अवर यंग स्टूडेंट, एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू। अब मैं आज की इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर तोमियो मिज़ोकामी जी को आमंत्रित करता हूं। आप
जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। ओसाका। नमस्कार। मैं अपने शब्दों में अपने तरीके से जो जापानी जनता का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण या उन लोगों के मन में जो कैसी छवि थी वो समय समय से तो बदलता रहा, उसको संक्षेप में आपकी समझने में आसानी हो इस ढंग से कहूँगा। जिसे कहा गया वो बौद्ध धर्म के आगमन से भारत जापान का संबंध शुरू हुआ। इसलिए भारत तत्कालीन जापानियों के लिए आदर्श का देश था और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि था और दर्शन का देश था। चीनी भाषा में भारत को तेंजिकु कहते थे, तो वही पुराने भारत को हम लोग अभी भी तेंजिकु कहते हैं। तेंजिकु आम जापानियों के दिल में बहुत आदर्श, ये राम राज्य जैसा की जो छवि देते थे। और अभी रितपन जी ने कहा कि जो सामंती युग में, मेजी युग में 250 साल तक जापान का जो संबंध बाहर की दुनिया के साथ कट गया था, इसलिए अपेक्षाकृत शांति थी। ये भी कह सकते हैं हर एक चीज़ की अच्छे पक्ष बुरे पक्ष होते हैं। बाहर से एकदम संबंध काटा जाने का मतलब कोई गृह युद्ध नहीं होता था और बाहर से कोई आक्रमणक नहीं आता था। ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष ये है, ये कूप मंडूक बन गया, कूप मंडूक बन गया। दुनिया में क्या हो रही है, क्या हो रहा है, ये आम जनता को पता नहीं था, लेकिन शासक तो पता था। ये अपवाद तो होता है ना, सिर्फ हॉलैंड, डच, वो एक ऐसा देश था जापान के साथ तो जो व्यापार वो उसके लिए अनुमति मिलती थी। तो वो डच लोगों के माध्यम से वो शासक वर्ग को पता था क्या हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ये पता चला कि भारत ब्रिटिश राज्य का उपनिवेश बना। तब से हमारे शासक बहुत सजग रहे, अरे आइंदा भारत जैसा बड़ा देश वो ब्रिटिश जैसे छोटे देश का उपनिवेश बन सकता है, आइंदा जापान का भी यही खतरा है। बहुत सजग हुआ। तभी तो मेजी डिस्ट्रेशन के बाद जापान का एकदम से आधुनिकीकरण हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी जापान और भारत का संबंध वो भी एक जैसा नहीं था। यूँ कहते हैं कि मतलब ये प्रेमी प्रेमिका जैसा, एक तरफ का प्रेम जैसा कहते हैं लोग। जब भारत जापान गरीब था, जापान को पंडित नेहरू जी मदद देते थे, तो हमारा आदर नेहरू जी, ओह बहुत बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत सम्मान। तो लेकिन भारत का रुझान अभी भी, मैं कहूँगा भारत और जापान का रुझान, आम लोगों का रुझान अभी भी पश्चिम की तरफ है। तो जापान ने प्रेमी की तरह भारत की ओर हाथ बढ़ाया तो बहुत ठंडा था। नेहरू जी के अलावा कुछ लोग कोई जापान को ध्यान नहीं दिया। अब जापान एकदम आर्थिक शक्तिशाली देश में उभरा था और भारत गरीब रह गया, तो उल्टा हो गया। भारत जो हाथ पसरने लगी तो जापान के शासन बहुत ठंडा था। नहीं, ये एक तरफा कालब का वो चला, लेकिन वाजपेयी जी और मोदी जी के बाद अब दोनों देशों का संबंध बराबर हो गया, बहुत अच्छा नॉर्मल हो गया। तो इसके लिए दोनों देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। विषय है द्वितीय महायुद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा पूर्वी भारत में हवाई जहाज से बिखेरे गए कार्टून विज्ञापन और उसमें प्रयुक्त हिंदी की विशेषताएं। द्वितीय महायुद्ध के दौरान हथियारों की लड़ाई के अलावा शत्रु देश के योद्धाओं को रणक्षेत्र में निरुत्साहित करने के लिए विज्ञापन बिखेरे जाते थे। इसलिए इस मनोवैज्ञानिक युद्ध को
कागज़ का युद्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार के इश्तिहार को जापानी में देंतांग कहते थे और अंग्रेजी में प्रोपागेंडा लीफलेट। उस दौर में शायद हर एक सेना यही करती थी और जापानी सेना भी इसका अपवाद नहीं था। आजकल तो ये लड़ाई इंटरनेट के माध्यम से होती है जिसे साइबर टेरा कहते हैं। इन देंतानों का संग्रह सन 1990 में टोक्यो के एक प्रकाशक की ओर से प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब वो अनुपलब्ध है। लेकिन इन देंतानों के कुछ अंश खास करके पूर्वी भारत में प्रायः हवाई जहाज़ से बिखेरे गए इश्तिहारों को मैंने अपने हाई स्कूल के दिनों में यानी 50 के दशक में कोबे शहर के एक पुरानी पुस्तकों की दुकान में एक पत्रिका के परिशिष्ट में देखा था। उसमें लिखे कार्टून से अधिक मेरी जिज्ञासा उसमें लिखी हुई अजीबोगरीब भाषा में थी। वो बाद में पता चला कि ये भाषाएं हिंदी, उर्दू और बंगला है। यही जिज्ञासा कालांतर में भारतीय भाषाएं सीखने का मेरा प्रथम प्रेरणा सूत्र बनी थी। इस किताब के अनुसार ये सब देंतांग थर सेना के जनरल स्टाफ ऑफिस के अष्टम विभाग अर्थात गुप्तचर विभाग में गोपनीय रूप से छपते थे। कहते हैं बहुत प्रसिद्ध लेखक, चित्रकार और अनुवादक भी इस कार्य में जुड़े थे। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी नाम था। मूल जापानी से अनुवाद करते समय बेशक विदेशियों से सहायता मिलती रही होगी। सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक थे। ये साफ नहीं लिखा है कि चित्र किसने बनाए और भाषा किसने लिखी है। जापानी सेना के देंतांग की विशेषता थी कि उस दौरान सेना में बचत के अभाव के बावजूद बहुत पैसा खर्च करके खूब रंग बिरंगे सुंदर कार्टून बनाकर छापे जाते थे। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के लिए अंग्रेजी में छपवाकर बिखेरे जाते थे। चीन में चीनियों के लिए चीनी भाषा में, दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनामीज व फ्रांसीसी भाषाओं में और पूर्वी भारत में हिंदी, उर्दू और बंगला में छपवाकर इश्तिहार बिखेरे थे। कहते हैं कि मद्रास में यानी चेन्नई में भी जापानी सेना ने हवाई हमला करते समय तमिल भाषा में छपे इश्तिहार बिखेरे थे, पर तमिल भाषा का इश्तिहार इस किताब में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करना चाहता हूं कि जापानी सेना ने भारत की ज़मीन पर क्यों लड़ाई की थी। आज जबकि युग बदलने के साथ जापान और भारत दोनों देशों में नई पीढ़ियां अपने देश के आधुनिक इतिहास को भूलती जा रही है, या यूँ कहिए कि उन्होंने आधुनिक इतिहास पढ़ा ही नहीं है। तब ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि कुछ जापानी नौजवानों को ये भी नहीं मालूम है कि जापान ने अमेरिका से युद्ध किया था। एक बार अवकाश प्राप्त एक राजनयिक ने सार्वजनिक रूप से अपना अनुभव साझा करते हुए बताया था कि जापान के एक अच्छे विश्वविद्यालय के एक छात्र को पता नहीं था कि पारहाबाग कहाँ है। जब अमेरिका और इंग्लैंड ने चीन आजकल के चीन नहीं है, तब नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया था, चिंग काई-शेक थे उसके लीडर। तो चिंग काई-शेक का नाम कम लोगों को पता है, मो सेतुंग ज़्यादा मशहूर है। लेकिन हमारा शत्रु, जापान का शत्रु चिंग काई-शेक था, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो चिंग काई-शेक को युद्ध का सामान भेजते थे और भेजने के लिए कुमिन तक का रास्ता खोला था। उसको रोकने के लिए जापानी सेना ने इम्फाल और कोहिमा को अधिकार में लेना चाहा। तो कुछ हद तक तो सफलता हुई। इसको देखकर आज़ाद हिंद फौज ने, जिसके नेता सुभाष चंद्र बोस थे, जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना चाहते थे, जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ाई की थी। लेकिन अब सब जानते हैं कि परिणाम निराशाजनक रहा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और राष्ट्रपति ओबामा के साथ आद्योपंत हिंदी में ही बोले थे।
तो अपराध की दुनिया और राजनीति की दुनिया की घटनाओं की तुलना करना तथा फिल्मी दुनिया और वास्तविक दुनिया की तुलना करना परिहासजन्य हो सकता है। क्यों, क्या ये बेकार है? पर मुझे दोनों बातों में ये समानता महसूस होती है कि यहाँ भारत का अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को चुनौती देने जैसा ये भाव प्रकट हो रहा है कि हम भी अमेरिका के पीछे नहीं हैं, हम भारत है, तुमसे कम नहीं। ये चैलेंज की भावना दोनों में मुझे दिखाई दिया। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, शायद आप सहमत हो या ना हो। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सदैव अंग्रेजी ही चलती है। जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने नहीं चलती ना। जापान के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ओबामा के सामने बिना सोचे समझे ट्रस्ट मी कहा था, बिना समझे, और कितने इतने हल्केपन से बोला ट्रस्ट मी। लेकिन अंग्रेजी में ट्रस्ट मी का मतलब बहुत भारी जिम्मेदारी लेना है। तो फिर अपना वादा पूरा ना कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो अंग्रेजी में बोलने मात्र से किसी का भरोसा नहीं जीता जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में अपना दृढ़ विश्वास जताया तो अमेरिकी के राष्ट्रपति ओबामा का विश्वास जीत लिया। उससे पहले वे जापान में भी हिंदी में बोले थे। उसका यहाँ और वहाँ जगह की आम जनता पर बड़ा असर पड़ा था। आशा है मोदी जी भविष्य में भी एक भारतीय होने के नाते हिंदी का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। धन्यवाद।